हेस के नियम के अनुप्रयोग, यौगिक की संभवन एंथैल्पी की गणना, यौगिक की अभिक्रिया एंथैल्पी की गणना, यौगिक की दहन एंथैल्पी की गणना, अनुनाद ऊर्जा की गणना करने में, और बॉर्न-हैबर चक्र में। हम देखेंगे बॉर्न-हैबर चक्र में वो एंथैल्पियां जो डायरेक्टली नहीं निकाली जा सकती, वो हम बॉर्न-हैबर चक्र के द्वारा हेस के नियम को प्रयोग करके निकाल सकते हैं, जैसे लेटिस एनर्जी। मानक अभिक्रिया एंथैल्पी क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ अपनी मानक अवस्थाओं में हो। किसी पदार्थ की मानक अवस्था किसी निर्दिष्ट ताप पर उसका वह शुद्ध रूप है जो 298 केल्विन 1 बार दाब पर पाया जाता है। इसे डेल्टा एच आर, ध्यान दें डेल्टा एच आर नॉट लगाते हैं ऊपर, मानक के लिए डेल्टा एच आर नॉट। जब हम केवल अभिक्रिया एंथैल्पी की बात कर रहे थे तो डेल्टा एच आर लिख रहे थे, लेकिन यदि आपके क्रियाकारक और उत्पाद मानक अवस्था में हैं, सबसे शुद्ध स्थायी रूप में हैं और एक बार दाब पर हैं, तब डेल्टा एच आर नॉट लिखा जाएगा। इसे किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए इथेनॉल लिक्विड का मानक रूप क्या होगा कि उसका शुद्ध इथेनॉल 298 केल्विन और 1 बार दाब पर जो है वो मानक रूप है। उसी तरह से 500 केल्विन पर आयरन 1 बार वायु दाब पर 500 केल्विन टेम्परेचर पर आयरन जो है वो उसका शुद्ध रूप कहलाएगा। सामान्यतः ये मानक अभिक्रिया एंथैल्पी 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर ज्ञात की जाती हैं, और ये ध्यान रखना है कि क्रियाकारक और उत्पाद अपनी मानक अवस्था में हो, शुद्ध रूप में, स्थायी रूप में हो। मानक संभवन एंथैल्पी या विरचन एंथैल्पी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल उत्पाद का निर्माण जितने अवयवी तत्वों से होता है जो अपने सबसे स्थायी रूप में लिए गए हों, तो उसमें होने वाला मानक एंथैल्पी परिवर्तन मानक संभवन या मानक विरचन एंथैल्पी कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि तत्वों से कोई भी यौगिक बनाएं और वो तत्व अपने स्थायी रूप में होने चाहिए और 1 मोल उत्पाद प्राप्त होना चाहिए, तब ये मानक संभवन एंथैल्पी उस 1 मोल उत्पाद की होगी। इस टेबल में आप देखें, सबसे मानक शुद्ध रूप कुछ एलिमेंट्स के लिए 0 लेना होता है, उनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। जैसे ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाएगी। ब्रोमीन गैसियस स्टेट में कुछ ना कुछ उसकी एंथैल्पी है। कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट 2 फॉर्म में है, लेकिन ग्रेफाइट उसका स्टेबल फॉर्म है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, और उसके लिए मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। इसी तरह से क्लोरीन गैस, इसके लिए मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। तो तत्वों के सबसे स्थायी रूप, या अगर कोई तत्व कई सारे अपरूपों में पाया जाता है तो उसके सबसे स्थायी रूप के लिए मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। हमें कम से कम जिन तत्वों के लिए 0 है वो याद रखना है। मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच एफ नॉट से दिखाते हैं। नॉट लगाने का मतलब है मानक स्थिति में एंथैल्पी परिवर्तन। इन उदाहरणों में देखें, हमने 1 मोल जल बनाया है H2O, उसके तत्वों के द्वारा हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस, और उससे 1 मोल वाटर प्राप्त हो रहा है। इसकी मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -285.8 किलो जूल पर मोल है। माइनस का साइन ये बताता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस 2H2 गैस, उससे मीथेन CH4 प्राप्त हो रहा है। इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -74.81 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह से इथेनॉल का 1 मोल प्राप्त किया है और उसके तत्वों के द्वारा जहां कार्बन ग्रेफाइट रूप में लिया जाएगा, हाइड्रोजन गैस और हाफ O2 गैस रूप में लिया है,
और उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -277.7 किलो जूल पर मोल है। अब देखते हैं हम मानक दहन एंथैल्पी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल पदार्थ का पूर्ण रूप से वायु की उपस्थिति में दहन या ऑक्सीकृत होने में हुआ एंथैल्पी परिवर्तन मानक दहन एंथैल्पी कहलाता है। जब समस्त अभिकारक एवं उत्पाद एक विशिष्ट ताप पर अपनी मानक अवस्थाओं में होते हैं, तब किसी पदार्थ का दहन होने पर ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने से दहन एंथैल्पी का मान नेगेटिव होता है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन का दहन। इस उदाहरण में देखें C4H10। एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन पाई जाती है, मुख्य घटक ब्यूटेन है। ब्यूटेन का दहन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया और उससे हमें CO2 और H2O प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया परिवर्तन एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है वो डेल्टा H0C से प्रदर्शित किया और ये -2658 किलो जूल इतनी ऊष्मा मुक्त हो रही है। और यह ऊष्मा रसोई गैस में खाना पकाने के काम आती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ब्यूटेन के जलने से इतनी ऊष्मा मुक्त हो रही है। परमाण्वीकरण या कणन एंथैल्पी। किसी गैसीय 1 मोल पदार्थ का टूटकर उसके परमाणुओं में परिवर्तित होने में जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे कणन एंथैल्पी या मानक कणन या परमाण्वीकरण एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल गैसीय अणु को लेकर उसके परमाणु बना रहे हैं और जितना एंथैल्पी परिवर्तन इस अभिक्रिया में होगा उसे मानक परमाण्वीकरण एंथैल्पी कहेंगे। यहाँ उदाहरण देखें, हाइड्रोजन गैस को उसके हाइड्रोजन परमाणु 2H परमाणु में तोड़ दिया तो हमने उसको कण में बदल दिया, अणु से परमाणु में बदल दिया। डेल्टा HA0 435 किलो जूल पर मोल है। तो पॉजिटिव साइन ये बताता है कि यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। किसी अणु से परमाणु प्राप्त करने के लिए ऊष्मा का अवशोषण होगा, इतनी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित होगी तब वो अणु परमाणुओं में बदल जाएगा। दूसरा उदाहरण देखें, जहां मीथेन गैस से कार्बन गैस और H गैस प्राप्त किया, हाइड्रोजन परमाणु गैस के रूप में प्राप्त किया और इसकी कणन या परमाणुकरण एंथैल्पी 1665 किलो जूल पर मोल है। क्योंकि कई सारे बंधों को तोड़ते हैं, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः ये परमाणुकरण या कणन एंथैल्पी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। आबंध वियोजन एंथैल्पी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनने पर अभिकारक में उपस्थित पुराने बंध टूटते हैं व उत्पाद में नए बंध बनते हैं, तो बंध के टूटने में होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाता है। इसे डेल्टा HB0 बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल्टा HB0 द्वारा व्यक्त करते हैं। आबंध के टूटने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया तथा आबंध के बनने पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। बंध को तोड़ने में ऊष्मा की आवश्यकता है, अतः बंध का टूटना ऊष्मा शोषी है, और जब बंध बनता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, अतः बंध का बनना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। अतः द्विपरमाणुक अणु की आबंध वियोजन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी के समान है। द्विपरमाणुक अणु मतलब ऐसा अणु जिसमें 2 परमाणु हैं, उन 2 परमाणुओं के बीच में केवल एक ही बंध होगा। जब हम उस अणु से परमाणु प्राप्त करते हैं तो हम उस बंध को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब कि बंध आबंध वियोजन एंथैल्पी उस अणु के लिए जो 2 परमाणु से बनी है वो और उसकी कणन एंथैल्पी एक ही चीज है। द्विपरमाणुक अणु की आबंध वियोजन एंथैल्पी कणन एंथैल्पी के समान है, क्योंकि द्विपरमाणुक अणु 2 परमाणुओं से बना है जिसमें केवल एक ही बंध है। उस एक बंध को तोड़ने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई वो उसकी आबंध वियोजन एंथैल्पी हुई, और क्योंकि अणु से हम परमाणु प्राप्त कर रहे हैं वही ऊष्मा उसकी कणन एंथैल्पी है।
अतः द्विपरमाणुक अणु के लिए आबंध वियोजन एंथैल्पी और कणन एंथैल्पी एक समान है। बहुपरमाणुवीय गैसीय अणु की आबंध वियोजन एंथैल्पी का औसत मान निकलता है। इन उदाहरणों में हमने द्विपरमाणुक अणु लिए और ये उनकी आबंध वियोजन एंथैल्पी दिखाई है। हाइड्रोजन अणु से हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त हो रहे हैं, एक ही बंध टूट रहा है। यह आबंध वियोजन एंथैल्पी 435 किलो जूल पर मोल है और यही ऊर्जा उसकी कणन एंथैल्पी है, क्योंकि एक अणु से हमने 2 परमाणु प्राप्त किए, तो कणन एंथैल्पी भी यही है और एक ही बंध को तोड़ा है तो आबंध एंथैल्पी भी यही है। इसी प्रकार Cl2 से Cl परमाणु और O2 से O परमाणु, और इनमें सब में आप देख रहे हैं डेल्टा H का मान पॉजिटिव है। वो ये बताता है कि इन बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः ये सभी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। इस उदाहरण में हमने एक बहुपरमाणुवीय अणु मीथेन लिया। मीथेन में हम जानते हैं कार्बन के चारों तरफ कार्बन हाइड्रोजन के 4 बंध हैं। जब हमने इसको तोड़ा तो हमने 4 बंधों को तोड़ा है। इससे हमने क्या प्राप्त किया? कार्बन गैस और 4 हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ इस अभिक्रिया की जो कणन एंथैल्पी डेल्टा HA0 1665 किलो जूल पर मोल है, और यदि हमसे आबंध वियोजन ऊर्जा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? ये 4 बंधों को तोड़ने की एंथैल्पी हमारे पास है, हम इस एंथैल्पी में 4 का भाग देंगे और CH की बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से बहुपरमाणुवीय अणु में जितने एक समान बंध हैं उन सब की बंध वियोजन ऊर्जाओं को जोड़कर उनका औसत मान ज्ञात करके हम उस बंध की माध्य बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करते हैं। इस उदाहरण में देखें, एक एक बंध को तोड़ के दिखाया है। ये देखें, मीथेन से CH3 और H हमने पहले कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 427 किलो जूल पर मोल है। अब इस CH3 में से फिर एक कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा। अब दूसरी बार जब हम कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ते हैं तो 439 किलो जूल पर मोल है। फिर CH2 में से फिर से कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ा, अब ऊष्मा का मान 452 किलो जूल पर मोल है। फिर CH में से बचा हुआ जो आखिरी कार्बन हाइड्रोजन बंध था उसको भी हमने तोड़ा, तो कार्बन हाइड्रोजन बंध तोड़ने में ऊष्मा का मान 347 किलो जूल पर मोल है। जब आप देखेंगे इन सब का जोड़ 1665 प्राप्त होगा, और अगर हमें कार्बन हाइड्रोजन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इस कणन एंथैल्पी के मान या इन सभी बंध वियोजन ऊर्जाओं के मान को जोड़कर उनका औसत निकालना है। कुल 4 बंध हैं, अतः इनमें 4 का भाग दें। 1665 में 4 का भाग दिया, 416 किलो जूल पर मोल। इस तरह से बहुपरमाणुवीय अणु में कणन एंथैल्पी में जितने बंध टूटते हैं उन बंधों की संख्याओं का भाग देकर उस निश्चित बंध की माध्य बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है, या फिर सभी बंध वियोजन ऊर्जाओं को जोड़कर और बंधों की संख्या का भाग देकर माध्य बंध वियोजन ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें, एटमाइजेशन एंथैल्पी का 1/4 किया, वो ही कार्बन हाइड्रोजन बंध की एंथैल्पी है 416 किलो जूल पर मोल। यहाँ सब एंथैल्पी अलग अलग दिख रही हैं, जबकि हम कहते हैं कि मीथेन में चारों कार्बन हाइड्रोजन बंध समान आकृति, समान ऊर्जा और समान लंबाई के हैं। फिर ये ऊर्जा अलग अलग क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि जब हम पहली बार कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ेंगे तो उसका केमिकल एनवायरनमेंट बदल गया अब, है ना। तो CH3 में CH4 की तुलना में केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, फिर CH3 से CH2 का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर हमें प्राप्त हो रहा है। अभिक्रिया बंध एंथैल्पी अभिकारक की आबंध एंथैल्पी का योग माइनस उत्पाद की आबंध एंथैल्पी का योग। अगर हमारे पास आबंध एंथैल्पियां दी गई हों उससे भी हम अभिक्रिया बंध एंथैल्पी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अभिकारक की आबंध एंथैल्पी का सम करेंगे माइनस उत्पाद की आबंध एंथैल्पी का योग, उसमें से घटा देंगे तो उससे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन प्राप्त होगा। यदि हमें उत्पाद और क्रियाकारक की एंथैल्पियां दी गई हों
और उससे अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करनी हो तब तो डेल्टा एच आर क्या होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस समेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंथैल्पी। लेकिन यदि आबंध एंथैल्पियों के मान दिए गए हों तो हम क्रिया कारक की आबंध एंथैल्पी में से उत्पाद की आबंध एंथैल्पी घटाकर अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करते हैं।